हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो करें स्टार्ट क्लास। क्या पढ़ रहे थे अपन? हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ रहे। वो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है और छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। चलो डाई हाइड्रोजन पढ़ लिया था कंप्लीट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। तो जो यूजेस मैंने नहीं बताए, यूजेस आप अपने आप देख लेना। एक यूजेस, दो तीन यूजेस अपने हो चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ चुके हैं अपन? हाइड्राइड कंप्लीट कर चुके हैं। हाइड्राइड के बाद में अपन ने क्या स्टार्ट कर रखा है बच्चों? H2O वाटर, ठीक है। और इस वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी अपन ने कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, बंध कोण कितना होता है, बंध की लंबाई कितनी होती है, क्या क्या गुण होते हैं इसका, ठीक है, वो सारा पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं H2O की आज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। इसमें से मैं पहला रासायनिक गुण बता रहा हूं आपको, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या है? उभयधर्मी प्रकृति क्या क्या है, मीनिंग क्या है? H2 है अपना, एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है बच्चों और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। H2 अम्ल की तरह भी कार्य कर सकता है और क्षार की तरह भी कार्य कर सकता है। डिपेंड करेगा इसके साथ में क्या ले रखा है अपने। जैसे मैं आपको ऐसे कहूं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे गौर से देखना है। H2 लिक्विड है और अमोनिया है, H2 और अमोनिया है, ठीक है। पता है इसमें कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन बेस की तरह? एसिड मतलब इसमें से परबल अम्ल कौन सा है? ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उभयधर्मी प्रकृति दर्शा सकती है अमोनिया भी, लेकिन H2O और अमोनिया की तुलना में H2O परबल अम्ल है। तो ये H2 तो किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ H2 तो बिहेव करेगा एसिड की तरह, NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। बताओ बच्चों, H2 तो क्या देगा? H प्लस, तो खुद किसमें बदल जाएगा? H प्लस देके किसमें बदल जाएगा? OH माइनस में। और H प्लस को ग्रहण कौन करेगा? अमोनिया। तो बताइए किसमें बदल जाएगा? NH4 प्लस में। NH4 प्लस में ये बना ले, क्या बना, क्या ये H प्लस देने के बाद में OH माइनस में बदला, इसने H प्लस ग्रहण कर लिया, अमोनियम बना लिया, और एक तरीके से बच्चों क्या बन चुका है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। ये दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, और ऐसे आयनिक मिलेगा ये अमोनियम प्लस प्लस OH माइनस प्लस। क्लियर बच्चों? अगर मैं इस H2O की रिएक्शन इसके साथ करवाऊं, H2S के साथ, और अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है, और ये हाइड्राइड है। और हाइड्राइड की अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है इनकी एसिडिक नेचर। ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ऐसे चलने पर बढ़ती है और ऐसे चलने पर भी बढ़ती है। ऐसे चलने पर किससे समझाते हैं? विद्युत ऋणता से, और ऐसे चलने पर किससे एक्सप्लेन करते हैं? आकार से। तो बताओ बच्चों, इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी है? H2S परबल अम्ल है। तो फिर H2S तो किसकी तरह कार्य करेगा? ये तो अम्ल की तरह कार्य करेगा और ये क्षार की तरह कार्य करेगा। अब कौन H प्लस देगा? कौन H प्लस देगा? अब ये देगा H प्लस। ये H प्लस देगा तो खुद किसमें बदल जाएगा बच्चों? HS माइनस में। प्लस ये H प्लस ग्रहण करेगा तो किसमें बदल जाएगा बच्चों? ये H3O प्लस में। क्लियर बच्चों? एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। H2O है, वो सेल्फ आयोनाइजेशन भी दर्शाता है। H2O है, सेल्फ आयोनाइजेशन भी शो करता है। सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं बच्चों इसको। सेल्फ आयनाइजेशन भी कहते हैं इसको, ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। सौतेय आयनन भी शो करता है, सौतेय आयनन। और H2 सौतेय आयनन ऐसे शो करता है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं H2O प्लस H2O। ये H प्लस देगा, किसमें बदल जाएगा? OH माइनस में, उसको ये ग्रहण करेगा और किसमें बदल जाएगा? H3O प्लस में। अगर ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। संयुग्मी अम्ल क्षार वाला,
ये एसिड है, एसिड H प्लस देके किसमें बदल गया, कॉन्जुगेट बेस में, संयुग्मिक क्षार में। और एक क्षार है किसमें बदल गया, कॉन्जुगेट एसिड में, संयुग्मिक अम्ल में। तो H2 है, सेल्फ आयनाइजेशन होता है, आयनन भी दर्शाता है। इसके अलावा बच्चों ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन याद नहीं करनी है अपन को, क्योंकि अपन को तो ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं, तो ऑप्शन को चेक करना आना चाहिए, है ना। H2 रेडॉक्स रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में भी भाग लेता है। और रेडॉक्स रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बच्चों, मैंने पढ़ चुके हैं। सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बताओ जो सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। बताओ जो पानी तो क्या देगा, देख रहा ये तो देगा H प्लस, और किसमें टूटेगा ये OH माइनस में, और ये Na क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसमें बदल जाएगा, Na प्लस में। Na प्लस और OH माइनस मिलकर तो क्या बना लेंगे बच्चों NaOH प्लस। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसको कौन ग्रहण करेगा, H प्लस, क्या बन जाएगा H मुक्त मूलक, अस्थायी होता है, कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस। बैलेंस कर देता हूं मैं, तो बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं यहाँ 2 लिखूं मैं, यहाँ 2 लिखूं, कोई बात नहीं, मैं हाफ लिख देता हूँ, हाफ H2। कुल मिला के सोडियम का टुकड़ा पानी में डालते हैं, H2 गैस निकलती है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहां बताओ बच्चों, इस Na का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, पता है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का क्या कर रहा है, दूसरे का क्या कर रहा है, अपचयन। तो किसकी तरह कार्य कर रहा है, अपचायक की तरह, अपचायक की तरह। बताओ बच्चों ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह। तो ये H2 इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, और ये Na इसका क्या कर रहा है, अपचयन। जो नाम होते हैं ना ऑक्सीकारक और अपचायक, वो बच्चों हमेशा दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं, कि दूसरे का क्या हो रहा है। सोडियम का खुद का क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या कर रहा है, अपचयन। तो किसकी तरह कार्य कर रहा है, अपचायक की तरह। H2O का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन, दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, सोडियम का ऑक्सीकरण। तो फिर किसकी तरह कार्य कर रहा है बच्चों, ये ऑक्सीकारक की तरह। इसके अलावा मैं और एग्जांपल बताता हूं रेडॉक्स रिएक्शन के। आपने देखा होगा, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है 6CO2 प्लस 12H2। बताओ बच्चों क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, बायोलॉजी वाले बच्चे फेमिलियर होते हैं इससे, बड़ी फेमस रिएक्शन होती है। ये भोजन निर्माण की रिएक्शन है, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, ये भोजन ही है बच्चों पेड़ पौधों का, ये पेड़ पौधों का फूड है, भोजन है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। यहाँ में इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अपन। अगर आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ रखा है तो अपने आप निकाल के सीखे, और नहीं पढ़ा है तो जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन निकालेंगे, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ जी बच्चों, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। F2 प्लस H2 क्या प्रोडक्ट बनेगा, पता होना चाहिए अपन को। F2 प्लस H2 बच्चों, अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये H2 कैसे टूटता है बच्चों, ये H2 टूटता है H प्लस और OH माइनस में। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, फ्लोरीन सबसे नीचे होता है, और फ्लोरीन का खुद का क्या होता है, अपचयन, दूसरे का क्या करेगी, ऑक्सीकरण, और किसकी तरह कार्य करती है, ऑक्सीकारक की तरह। तो F2 क्या होता है बच्चों, यहाँ ऑक्सीकारक। F2 क्या होता है यहाँ, ऑक्सीकारक। मतलब ये F2 क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, खुद का क्या होगा, अपचयन। तो खुद का अपचयन होगा तो खुद तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है यहाँ F2 है, तो इसका मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0। और खुद का क्या होगा, अपचयन, खुद सबसे नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, खुद का अपचयन होगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। जब खुद का अपचयन होगा तो खुद किसमें बदल जाएगा, F माइनस में। अब बताओ बच्चों, ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीकरण इस H प्लस का करेगा या OH माइनस का करेगा, सारा कॉमन सेंस वाली बात है। ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीकरण किसका करेगा, ऑक्सीकरण H प्लस का करेगा या OH माइनस का करेगा, ऑक्सीकरण। तो H प्लस का और ऑक्सीकरण हो सकता है क्या,
पॉसिबल ही नहीं है, तो किसका ऑक्सीकरण करेगा, OH माइनस का, और OH माइनस का ऑक्सीकरण अपन ऐसे देख चुके हैं, देखो बच्चों 4OH माइनस है 2H2O प्लस O2 प्लस और इलेक्ट्रॉन, ऐसे देख चुके हैं ना, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो इधर अगर मैं यहाँ 4H2 लेऊंगा ना तो 2H2 तो इधर कट जाएगा, तो मैं 2H2 ले लेता हूँ भाई। 4H2 लेते, मान लो यहाँ मैं 4H2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या 4H2 लेंगे तो 4H प्लस होंगे, 4OH माइनस होंगे, तो 4H प्लस है वो तो इसके साथ जुड़ गए, 4HF आ गया, प्लस 4OH माइनस है, क्या बना लेंगे 2H2 प्लस O2, और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, फ्लोरीन ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसका अपचयन हो रहा है, तो 2H2 तो कट जाएंगे इसके वजह से, तो यहाँ कितने बचेंगे 2H2 बचेंगे ना। कॉमन सेंस वाली बात होती है कि फ्लोरीन और जल ले रखा है, तो फ्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ध्यान रखें, फ्लोरीन का कभी भी ऑक्सीकरण नहीं होता है, फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब इसका अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका होगा बच्चों, H प्लस का होगा या OH माइनस का, OH माइनस का होगा। आई बात समझ में। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक नेचर, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रेडॉक्स रिएक्शन, और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। करवा चुके हैं बच्चों, पहले भी जल अपघटन करवा चुके हैं। जल अपघटन का अर्थ क्या होता है, जल की उपस्थिति में तोड़ना। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, जल अपघटित होते हैं, ऐसे श्लोक में पढ़ चुके हैं, आ रही बात समझ में। सहसंयोजक यौगिक जल अपघटन होते हैं, आपको एक बंध तोड़ना है, विद्युत ऋणता का ध्यान रखना है। बंध तोड़ेंगे ना, एक साइड में प्लस चार्ज आएगा, एक साइड में माइनस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज वाले के साथ तो OH माइनस जोड़ देना है, और माइनस चार्ज वाले के साथ H प्लस जोड़ देना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ध्यान रखना, अपने पास क्वेश्चन आएगा कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर इसका जल अपघटन करवाएंगे ना तो इसका जल अपघटन नहीं होता है, और SiCl4 इसका जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन रहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता, जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन होता है, और कार्बन के जस्ट नीचे क्या आता है, सिलिकॉन। ठीक है, ये आएगा अपने पास, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है केमिकल बॉन्डिंग में। रीजन क्या होता है, कार्बन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, और सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसका जल अपघटन हो जाता है। आंसर यही है। चलो मैं जल अपघटन करवाता हूँ, बताओ मुझे, इसका जल अपघटन करवाएं तो SiCl4 एसिड तो है, एसिड है SiCl4। पता है मुझे विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। जब ये बंध टूटेगा तो सिलिकॉन पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे कौन सा, माइनस। ये बंध टूटेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये बंध टूटेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बंध टूटेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस। और H2 कैसे टूटता है बच्चों, H2 H प्लस और OH माइनस। जल अपघटन का अर्थ क्या होता है, जल की उपस्थिति में टूटना। तो तोड़ दिया आपने, पता है H प्लस तो किसके साथ जुड़ेंगे, Cl माइनस के साथ। तो बताएं कितने Cl है, 4, तो अपन कितने H प्लस चाहिए, 4, तो H2 भी कितने लेने पड़ेंगे, 4। बताओ मुझे क्या बन जाएगा, 4H प्लस है, या 4H प्लस 4OH माइनस है, 4 Cl माइनस है, तो बताओ बच्चों क्या बन गया, 4HCl। एक तो ये बन गया, प्लस Si सिलिकॉन है, और सिलिकॉन से कितने OH जुड़े हुए हैं, 4H OH जुड़ जाएंगे, तो SiOH4 सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन बच्चों आपने ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा सुना होगा कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, है ना। ये दोनों OH हैं, एक कार्बन पर रह नहीं सकते, लड़ाई हो जाती है इनमें, है ना। एक बंदूक में 2 गोलियां कैसे, या एक मियान में 2 तलवारें कैसे आ सकती हैं, वो वाली कहानी होती है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है C+O प्लस H2। तो ठीक ऐसे SiCl4 है, SiOH OH OH SiCl4 है, ये SiOH4 दे रहा है, तो ये 2H2 है, 2 OH है, एक H2 तो यहाँ से वापस निकल जाएगा, और एक H2 यहाँ से वापस निकल जाएगा बाहर।
कितने H2 बाहर निकल जाएंगे? 2। बच क्या जाएगा? सिलिकॉन है, डबल बॉन्ड O, सिलिकॉन डबल बॉन्ड O, SiO2 बच जाएगा। ठीक है, कितने H2 बाहर निकले? 2। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसकी जो जल अपघटन की रिएक्शन लिखी हुई मिलती है, यहाँ 4 की जगह 2 H2 लिखे हुए मिलते हैं और SiOH4 की जगह SiO2 लिखा हुआ मिलता है। ये होती है जल अपघटन। लेकिन क्या होता है, जब डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई रहती है तब बच्चों को समझ में नहीं आती है बात। जल अपघटन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जल की उपस्थिति में टूटना। तरीका सेम है जल अपघटन का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये होता है, कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं और सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। चलो एक जल अपघटन का एग्जांपल हो लेता हूं, हाइड्रोलाइसिस का। चलो ये वाला ले लेते हैं, P फॉर 14 प्लस H2, ये बनता है S3PO4 और बैलेंस करना सिखाता हूँ इसको, S3PO4। पता है कितने फॉस्फोरस है? 3। और इसके कितने मॉलिक्यूल में? 1। कितने से सॉरी कितने हैं? 4। इसके एक अणु में कितना है? 1। 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 12 पे 6 ले लिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 10 से 6 16 और 4 से 16। क्या नाम होता है इसको? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, हाइड्रोलाइसिस के तो इनफाइनाइट एग्जांपल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं। अपन ने एस ब्लॉक में पढ़ा है, तो एस ब्लॉक में अपने कहा था बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो यौगिक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जल अपघटित होते हैं। जल अपघटन के तो इनफाइनाइट एग्जांपल है, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल की उपस्थिति में टूटना। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रेट फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेट का निर्माण। हाइड्रेट का निर्माण, हाइड्रेट का निर्माण। हाइड्रेट का मीनिंग ये होता है बच्चों, किसी भी कंपाउंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कैसे कैसे रह सकता है। हाइड्रेट बनते कैसे? जो हाइड्रेट ऐसे बनते हैं, अपने बीकर ले रखा है, उस बीकर के अंदर अपन ने क्या ले रखा है? पानी ले रखा है, और इसमें क्या डाल दें अपन? सोल्ट डाल दें या कोई भी कंपाउंड डाल दें, सोल्ट डाल दें या कोई भी कंपाउंड डाल दें। बताओ घुल जाएगा? घुलेंगे, घुल जाएगा। घुलने के बाद में अगर इसको वापस से अपन हीट करते हैं, वापस से इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी वापस किसमें बदल जाएगा? वेपर के अंदर, और सोल्ट यहाँ मिलेगा, है ना। ऐसे कहते हैं सॉल्यूशन से, कोई भी अपने पास सोल्ट है या कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन बना लिया और सॉल्यूशन से वापस अपन क्रिस्टल प्राप्त कर रहे हैं। और सॉल्यूशन से वापस क्रिस्टल कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन को गर्म करके। ठीक है, गर्म करेंगे, पानी किसमें बदल जाएगा? वाष्प के अंदर, वेपराइज हो जाएगा वाटर, और क्रिस्टल मिल जाएंगे नीचे। उन क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, और किसी क्रिस्टल में अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेट, जिसको आप जल योजित कहते हो कई बार, है ना। जल योजित कई बार लिखा है अपने, कैल्शियम क्लोराइड (2H2) ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है अपने CaCl2.2H2, ये जलयोजित कैल्शियम क्लोराइड है। कई बार क्या लिखते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड अकेला ही ना, तो उसको लिखते हैं अपन निर्जल, निर्जल CaCl2, एनहाइड्रस, 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 एनहाइड्रस कहते हैं, निर्जल कहते हैं। निर्जल या एनहाइड्रस का मीनिंग क्या है कि उस क्रिस्टल के अंदर ठोस है, उस क्रिस्टल के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर वाटर नहीं है। ये क्या है? ये हाइड्रस है, इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रस, और इसको अपन क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस। आ रही मेरी बात समझ में? जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्लियरली समझ लेना है। अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है या कोई भी लवण है, उसको पानी में घोल के सॉल्यूशन बना लो, सॉल्यूशन से वापस क्रिस्टल प्राप्त करने हैं तो सॉल्यूशन को गर्म करो, पानी किसमें बदल जाएगा? वाष्प में, वापस क्रिस्टल बन जाएंगे। क्रिस्टल के दौरान उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे,
उन वाटर, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, अब इस स्थिति में उस यौगिक को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेट। जैसे ये हाइड्रेट है, अगर पानी नहीं है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस या निर्जल। यहाँ जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, मैं कह रहा हूँ किसी कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल कैसे कैसे रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये ध्यान से समझना है। एक तरीका होता है वाटर मॉलिक्यूल रहने का, वो होता है अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल का मीनिंग ये होता है कि उस सॉल्ट की या उस कंपाउंड की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टलीय संरचना है, उस क्रिस्टलीय संरचना में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित हैं, और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो जो उनको कहा जाता है अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर वहां जल के अणु जाके बैठ जाएं, वहां जल के अणु जाकर बैठ जाएं, तो ऐसे कंपाउंड कौन से कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों, अंतराकाशी इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बोलते हैं इनको। वाटर तो क्या है, इंटरस्टिशियल वाटर, और हाइड्रेट बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, अंतराकाशी हाइड्रेट। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, अंतराकाशी हाइड्रेट। और पानी को क्या बोलेंगे अपन, अंतराकाशी वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे बच्चों, ऐसे डॉट करके, जैसे अपने जिप्सम देखा था, ऐसे देखा था ना, CaSO4.2H2, जिप्सम देखा। इसके अलावा अपन ने फेरस अमोनियम सल्फेट भी देखा है, FAS, फिटकड़ी भी देखी है, एलम भी देखे हैं। तो एलम है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, जिसको मोर लवण कहते हैं। ऐसे डॉट करके H2, तो बच्चों आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे हैं, और उसका मीनिंग ये है कि ये जो जल के अणु है ये अंतराकाशी स्थान में बैठे हुए हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठे हुए हैं, ऐसे हाइड्रेट कहलाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, अंतराकाशी हाइड्रेट। और वाटर को क्या बोलते हैं अपन बच्चों, इंटरस्टिशियल वाटर। आई बात समझ में? चलो दूसरा तरीका और बताता हूँ। तो बच्चों वाटर जो है, इसकी अपन स्ट्रक्चर देखी थी, इसके पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है ना। ये क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, LP दाता। लोन पे डोनेट करने से कौन से क्षार होते हैं बच्चों, लेविस बेस, लुईस क्षार हो सकता है। और जो लुईस क्षार होते हैं ये किसी केंद्रीय परमाणु को, धातु को अपना लोन पेयर दान कर देते हैं, और लोन पेयर दान करने के बाद में उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। और ऐसे यौगिक कौन से यौगिक कहलाते हैं बच्चों, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अपने पास 12th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और अपन सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, मुझे ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे जैसे मैं कहूँ क्रोमियम, क्रोमियम में ये H2 है, 6 H2O मॉलिक्यूल, 6 H2O मॉलिक्यूल। ऐसे जो बड़े वाले कोष्टक वाले जो यौगिक होते हैं ना, वो उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। और यहाँ पर जो ये H2O मॉलिक्यूल है, ये 6 H2O मॉलिक्यूल इस क्रोमियम के साथ उपसह संयोजक बंध बना रखा है। कौन से बंध से जुड़े हुए हैं, उपसह संयोजक बंध से। और बच्चों ध्यान रखना, ऐसा वाला होता है एक पूरा का पूरा अपने आप में खुद एक आयन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ये अपन ने इंट्रोडक्शन एक देख लिया है, 60 जहां पढ़े थे, लवण जहां पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में। ऐसे जो जल के अणु होते हैं ना, उसको बोलते हैं उपसह संयोजक जल का अणु, और ऐसे हाइड्रेट कहलाते हैं उपसह संयोजक हाइड्रेट। तो सेकंड हाइड्रेट कौन से होते हैं बच्चों अपने पास, उपसह संयोजक हाइड्रेट, उपसह संयोजक हाइड्रेट। और वाटर को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट वाटर, उपसह संयोजक वाटर, या क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट वाटर, कोऑर्डिनेट वाटर, उपसह संयोजक वाटर, कोऑर्डिनेट वाटर बोल सकते हैं, या फिर उपसह संयोजक वाटर बोल सकते हैं। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे रह सकता है उपसह संयोजक बंध बना के, एक वाटर का मॉलिक्यूल रह सकता है हाइड्रोजन बंध बना के। तो तीसरे कौन से होते हैं, H बॉन्डेड हाइड्रेट्स, H बंध वाले हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बना के भी जल का अणु रह सकता है। और इसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल बताता हूं बच्चों में, CuSO4.5H2, तो बड़ा ही प्यारा एग्जांपल होता है ये CuSO4.5
5H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, तकरीबन साल में 5 बार क्वेश्चन डाल देते हैं इस एक मॉलिक्यूल के। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं बच्चों की, किस हिसाब से अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से मैनर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको फिलहाल ये याद रखना है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, इसमें जो ये 5H2 है इनका हिसाब किताब क्या है, मतलब क्या कैलकुलेशन है इसकी। ये कंपाउंड वास्तव में ऐसा कंपाउंड नहीं होता है जिसको आप पढ़ चुके हो, ये आ चुका है बच्चों, पुरानी क्लासों में आ जाता है, जिसको नीला थोता कहते हैं, नीला थोता कहते हैं, ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ब्लू विट्रॉल कहते हैं, नीला थोता कहते हैं इसको। बच्चों एक्चुअल में ये कंपाउंड ऐसे होता ही नहीं है, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, और वास्तव में ये यौगिक ऐसे होता है CuH2O और ये बड़ा वाला कोष्ठक, ध्यान रखना बच्चों, बड़ा वाला कोष्ठक अपने आप में एक आयन है, यहाँ +2 चार्ज होता है, ये SO4 होता है डॉट H2O। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये अपन ने देखा ना ऐसे बड़े वाले कोष्ठक के अंदर अगर H2O है ना, बड़े वाले कोष्ठक के अंदर, तो 100% उस H2O ने उपसहसंयोजक बंध बना रखा है, 100%। अगर बड़े वाले कोष्ठक के अंदर H2O है और बाहर H2O है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो या कोई हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये H2O मॉलिक्यूल 4, ये तो बच्चों कोड से है कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो, और ये एक जो जल का अणु है ना, ये H बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन से बंध द्वारा जुड़ा रहता है बच्चों, H बॉन्ड द्वारा। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, फिर वापस आएंगे इस पे एक दो क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। किसी भी मॉलिक्यूल में जल का अणु कैसे कैसे रह सकता है, या जल का अणु उपस्थित है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेट फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन है कि जल का अणु किस प्रकार रहे, अंतराकाशीय स्थान में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ऐसे हाइड्रेट क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। वाटर को क्या बोलेंगे अपन, इंटरस्टिशियल वाटर। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं ऐसे डॉट करके H2 लिखे हुए वाले, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इंटरस्टिशियल वाटर के। तो दूसरा है, अगर बड़ा वाला कोष्ठक है बिग ब्रैकेट, अरे उसके अंदर अगर H2 है तो 101% कौन से बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, और उस वाटर को क्या बोलते हैं अपन, उपसहसंयोजक वाटर, उपसहसंयोजक जल या कोऑर्डिनेट वाटर। बड़े वाले कोष्ठक, चाहे बड़ा वाला कोष्ठक ये रहा और चाहे बड़ा वाला कोष्ठक ये रहा। ठीक है, एक तरीका हो रहा है जल का अणु जुड़ने का, H बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बंध द्वारा अगर पानी जुड़ा हुआ है तो उसको H बॉन्डेड हाइड्राइड कह सकते हैं बच्चों। क्लियर, मैं इस मॉलिक्यूल पे वापस आता हूं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नीला तोता, ब्लू विट्रोल। और यहाँ पर क्या हिसाब किताब ध्यान रखना है अपन को, 5H2O का हिसाब किताब ध्यान रखना है। 5 में से 4 जल के अणु तो उपसहसंयोजक बंध द्वारा कॉपर से जुड़े रहते हैं, और एक कौन से बंध द्वारा रहता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए H2 अणु की संख्या कितनी है, 1। उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए H2 अणु की संख्या कितनी है, 4। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, इसकी अपन स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को वापस करेंगे अपन उपसहसंयोजक वाले चैप्टर में। जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, चाहे ये वाला ये वाला, जब इसको हीट करते हैं ना, तो ये पांचों के पांचों जल के अणु निकल जाते हैं और कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O हो जाता है। और फिर ये जियोमेट्री होती है ना उपसहसंयोजक वाली, ये जियोमेट्री ही लूज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, रहती ही नहीं है। फिर ये जो ब्लू विट्रोल है, ब्लू विट्रोल नहीं रहता है, इसका नीला रंग भी गायब हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नीले तोते को गर्म करते हैं तो नीला रंग गायब क्यों हो जाता है, ये 5 जो जल के अणु होते हैं ना, बाहर निकल जाते हैं उस वजह से। क्या फर्क पड़ा इसका, इसकी अपने ज्यामिति वगैरह, जियोमेट्री वगैरह अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उपसहसंयोजक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों, H2O है, H2O की संरचना हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, यूजेज मैं नहीं बताऊंगा, अब मुझे भी नहीं पता है H2O के क्या यूज होते हैं, पानी के क्या यूज है। ठीक है, जल ही जीवन है, इससे बड़ा क्या यूज हो सकता है, सबको समेट लिया इस लाइन ने। चलो एक चीज बताते हैं अपन, एक चीज और पढ़ते हैं इसकी, हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है वैसे, टॉपिक है अपने पास, हार्डनेस ऑफ वाटर।
हार्डनेस ऑफ वाटर, H2O की कठोरता, H2O की कठोरता। तो ध्यान से सुनना, बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी जब ऊपर से बारिश का पानी आता है ना, तो अगर फर्स्ट बारिश होती है तो हो सकता है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ गैसेस हैं, मतलब जो प्रदूषण वाली जो गैसेस हैं वो घुली हुई हो सकती हैं। तो मैं पहली बारिश के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 2-4 बारिश कंटिन्यू होगी फिर बारिश होती है ना, तो उस बारिश का पानी एकदम प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसमें कुछ भी नहीं घुला हुआ रहता है ना, कुछ भी नहीं घुला हुआ रहता है, प्योर वाटर होता है। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम बारिश आती है ना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब बारिश होती है ना, तो अपने वातावरण में बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक पोल्यूटेंट्स रहते हैं, तो पोल्यूटेंट्स पानी में घुल जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जब बारिश आती है एकदम प्योर वाटर आता है, और पानी होता है एक उत्तम विलायक होता है, बहुत ही अच्छा विलायक होता है, एक यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, इसको जो मिलता है उसी को घोल लेता है। जैसे पानी मिट्टी में गिरेगा, मिट्टी में क्या उपस्थित होते हैं बच्चे? लवण उपस्थित होते हैं। पानी क्या कर लेता है? इन लवणों को घोल लेता है। अपन जो पानी पीते हैं ना बच्चों, लवण युक्त पानी पीते हैं, और अपने बॉडी को भी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, लवण युक्त पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस बात पे अपन चर्चा करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, है ना, बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे। मेरे को तो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है पानी के बारे में, है ना। कौन कौन से सॉल्ट उपस्थित हैं, कितने होने चाहिए, अपनी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से उसमें हानिकारक हैं, कौन से लाभदायक है, ये यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूं, अगर उस पानी के अंदर, अगर उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, अगर ये उपस्थित है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, टोटल कितने लवण हो चुके हैं बच्चों? 6 कैसे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर ये वाले सॉल्ट उपस्थित हैं तो उस वाटर को कहा जाता है बच्चों हार्ड वाटर, कठोर जल। क्या कहते हैं उसको बच्चों? हार्ड वाटर, कठोर जल। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसके जस्ट आगे। ओके।